जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। ये एक वीडियो सीरीज है जिसके अंदर हम स्टैटिक जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं आपके एफकेट एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप इस वीडियो सीरीज़ को रेगुलरली देखते रहते हैं तो आप अपने एफकेट के एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके के पोर्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सबसे पहला जो आज की क्लास का क्वेश्चन है वो ये है कि द रिट यूज टू एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द पब्लिक अथॉरिटी विच आर इम्पोज्ड बाय द लॉ इज कॉल्ड द मैंडमस। देखो, रिट जो होती है ना वो आर्टिकल 32 के अंदर आती हैं। और टोटल कितनी रिट होती हैं? 5 रिट होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिट जो इंट्रोड्यूस की गई हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में आती हैं? तो आर्टिकल 32 में आती हैं। टोटल 5 रिट होती हैं। और पूछा जाए कि पब्लिक ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए, परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करने के लिए पब्लिक अथॉरिटी के द्वारा कौन सा लॉ इम्पोज्ड किया जाता है, जो लॉ के द्वारा इम्पोज्ड की गई है कौन सी रिट है, वो है मैंडेमस। नेक्स्ट है यहाँ पे, चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच स्लेव डायनेस्टी रूलर। चंगेज खान ने आक्रमण किया। इन्वेड करना मतलब आक्रमण करना एक तरीके से। तो भारत पर चंगेज खान ने इन्वेजन किया किसके समय में? राइन होता है काल, किस काल के अंदर किया, किसके काल में किया? स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश की यहाँ पे बात हो रही है। तो उस समय पे इल्तुतमिश था गुलाम वंश का शासक, जिस टाइम पे चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है यहाँ पे द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हु वाज फेमस फॉर दी सती रिफॉर्म। सती प्रथा को बैन किसने किया था? कौन से गवर्नर जनरल ने किया था? तो यहाँ पे आंसर आएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आप किस तरीके से ध्यान रख सकते हैं, सती प्रथा को बैन किसने किया था? बेंटिक ने किया था। किसने बैन किया था? बेंटिक ने किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिर रिट से मैंने आपको बताया आर्टिकल 32 में आती है, 5 आती हैं। who which the writ used to control the executive action in the area of making appointment to public offices under the relevant statutory provision judicially। तो क्यू वारंटो will be the correct answer। The authority established under an act of parliament to regulate housing finance companies in India। तो इंडिया के अंदर जितनी भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है उनको रेगुलेट करने का जो काम है वो किस अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है? तो वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक हमारा क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे, वृंदावन गार्डन इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो वृंदावन गार्डन जो है वो मैसूर में स्थित है। और मैसूर कहाँ पे? कर्नाटका में। मैसूर वही मैसूर जो टीपू सुल्तान से रिलेटेड है। मैसूर का किला, टीपू सुल्तान का किला। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। आपको पता है कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो 3 पार्ट है पार्लियामेंट के। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, और फिर होते हैं प्रेसिडेंट। लोकसभा लोअर हाउस को बोलते हैं, राज्यसभा अपर हाउस को बोलते हैं, प्रेसिडेंट राष्ट्रपति आपको पता ही है। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 25 ईयर होती है। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज 30 ईयर होती है। प्रेसिडेंट बनने के लिए मिनिमम एज जो होती है वो 35 ईयर्स होती है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब अगर पूछा जाए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उस पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि वो लोकसभा का मेंबर भी हो सकता है तो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है पर्सन, और राज्यसभा का मेंबर होगा तो भी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं मिनिमम एज की बात कर रहा हूँ, तो मिनिमम वाली तो लोकसभा की है, तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए जो मिनिमम एज है दैट इज़ 25 ईयर्स। तो 25 साल हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, दी नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ट्रू और फॉल्स? बिल्कुल सही है। देखो, जब भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो भी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं तो वे नॉमिनेटेड नहीं होते, वे सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं। नॉमिनेटेड या फिर किसी और तरीके से अगर किसी के द्वारा नॉमिनेट किए गए हैं, ये जो भी तरीका हो, अगर कोई इलेक्ट होके ही आया वही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं कर सकते। इलेक्टेड का क्या मतलब है? जो जनता के द्वारा चुने गए हैं। नॉमिनेट का क्या मतलब हुआ? जिन्हें नॉमिनेट किया गया, यानी कि वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए डायरेक्टली, जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से होते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर जी हो गए, जया प्रदा जी होगी, इस तरीके के जो मेंबर होते हैं, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जब इलेक्शन होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हु इज नोन एज बार्ड ऑफ एवोन। तो बार्ड ऑफ एवोन का जो टाइटल मिला है वो विलियम शेक्सपियर जी को मिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 250, हु वाज इंडियाज फर्स्ट इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर। इंडियन की यहाँ पे बात हो रही है, तो इंडियन सबसे पहले सिविल सर्विस ऑफिसर जो बने थे वो बने थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। ये अंग्रेजों के टाइम की बात हो रही है। विच हाईवे नेटवर्क ऑफ इंडिया कनेक्ट्स दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्रिलेटरल आपको पता है कि जो भी चार कोनों को मिलाता है उसको क्वाड्रिलेटरल हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है रेल हाईवे नेटवर्क को। और ये किस किस स्टेट को मिलाता है, किस किस जगह को मिलाता है, तो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को मिलाने वाले रोड नेटवर्क को, हाईवे नेटवर्क को हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जानते हैं। वैसे एक क्वाड ग्रुप भी है, ठीक है, जिसके अंदर 4 कंट्रीज आती हैं। वे कौन कौन सी कंट्री हैं आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ स्विफ्ट। सबसे पहले तो आपको स्विफ्ट की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्विफ्ट? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ये स्विफ्ट की फुल फॉर्म होती है। और इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर लोकेटेड हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हेन डिड द 11th 5 ईयर प्लान पीरियड एंडेड। तो 11th 5 ईयर जो प्लान था वो 2012 के अंदर एंड हुआ था। द चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कमोडिटी यानी कि सामान का जो एक्सचेंज होता है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है? रेगुलेट क्या करने का क्या मतलब होता है? रेगुलेट करने का मतलब होता है कि उसका पूरे का पूरा रिकॉर्ड रखना, किस तरीके से वे चीज़ें होंगी, उस चीज़ों को डिसाइड करना, वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी हम बोलते हैं। और कमोडिटी के एक्सचेंज की जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है वो करती है फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन यानी कि एफएमसी। तो एफएमसी के द्वारा किया जाता है। जिस तरीके से सेबी होती है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये भी रेगुलेटरी अथॉरिटी है। नेक्स्ट है यहाँ पे रिंगिट। रिंगिट इज़ द करेंसी ऑफ विच कंट्री। जिस तरीके से भारत के अंदर रुपया यूज़ होता है, ठीक है, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी रुपया है, बांग्लादेश के अंदर टका है करेंसी उनकी, यूएस में डॉलर होता है, उसी तरीके से इंडोनेशिया की जो करेंसी है उसका नाम क्या है? रिंगिट है। इंडोनेशियन करेंसी का क्या नाम है? रिंगिट नाम है, ध्यान रखना है आपको। विच सुल्तान रिसीव्ड ए रोब ऑफ ऑनर फ्रॉम द खलीफा। कैलिफेट बोल दो, खलीफा बोल दो। तो रोब ऑफ ऑनर जो मिला था वो किसने मिला था? इल्तुतमिश को मिला था। इल्तुतमिश आपने अभी अभी देखा था कि ये कौन सी डायनेस्टी से था? स्लेव डायनेस्टी से था, यानी कि गुलाम वंश का शासक था। और इसी के टाइम पे चंगेज खान ने भारत में आक्रमण किया था। ये वाला क्वेश्चन भी हमको ध्यान रखना है। द हैवीएस्ट नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट। हैवीएस्ट नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट की यहाँ पे बात हुई है, तो वो हमारा यूरेनियम हो गया। वैसे मेटल में अगर पूछा जाता तो वो हमारा क्या होता, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा है। ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि हैवीएस्ट मेटल कौन सा है प्रेजेंट में। अभी यहाँ पे हैवीएस्ट नेचुरली ओकरिंग एलिमेंट की बात हो रही है, तो यूरेनियम इज द करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड ब्लीचेज कलरिंग मैटर बाई। देखो, सल्फर डाइऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं कलरिंग, ब्लीच करना, यानी कि कलर उड़ाने के लिए, किसी चीज़ के कलर को हटाने के लिए। तो ये किस फॉर्मूले पे काम करता है? तो ये रिडक्शन पे काम करता है। प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, तो ये रिडक्शन के ऊपर काम करती है। ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है, अमंग रेडियम, प्लूटोनियम, जिरकोनियम एंड यूरेनियम विच एलिमेंट्स आर नॉट रेडियो एक्टिव। तो जिरकोनियम इज नॉट रेडियो एक्टिव, बाकी रेडियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, प्लूटोनियम भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और यूरेनियम तो रेडियो एक्टिव है ही, ये आपको अच्छे से पता होगा। लेक फॉर्म्ड इन द कट ऑफ रिवर मिंडर इज कॉल्ड। तो उसको हम ओक्स बाउ लेक कहते हैं। जो लेक फॉर्म होती है कट ऑफ रिवर के अंदर, उसको हम कौन सी लेक बोलते हैं? ओक्स बाउ लेक बोलते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। बहुत ही छोटी सी और प्यारी सी वीडियो है। इसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे जाके आप सारी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हैं। और डेफिनेटली आप रेगुलरली इन वीडियोस को देखते रहिए। आपके एफकेट एग्ज़ाम तक आपकी स्टैटिक जीके की जो तैयारी है वो बेहतर हो जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका जवाब ज़रूर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।